हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। इस एक ही वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में जानेंगे और लास्ट में PYQ लगाएंगे। तो लास्ट में आप लोग PYQ जरूर अटेम्प्ट करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, जो कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद भारत की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जो पहले व्यापारिक कंपनी थी, अब वो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रही थी और भारत में ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय की नियुक्ति की, जिन्हें समय समय पर चेंज भी किया गया। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति की गई। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर आता है 1858 शासन अधिनियम, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, उसके माध्यम से भारत का जो गवर्नर जनरल है उसे भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो ये तो रहा क्रम कि कब चेंज हुआ, कब बंगाल का गवर्नर बना, कब गवर्नर जनरल बनाया गया और कब भारत का गवर्नर जनरल बना और कब भारत का वायसराय बना। अब बात करें कि ये चार्ट के माध्यम से मैंने इसमें लिख दिया है, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो बंगाल का गवर्नर था वो पहला कौन था और लास्ट कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है? फर्स्ट गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव और लास्ट बनता है वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद बंगाल का जब गवर्नर जनरल बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, तो पहला गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो वारेन हेस्टिंग के समय पर ही आया था और उस समय वो बंगाल का गवर्नर था, तो उसी समय उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना और लास्ट कौन है? विलियम बेंटिंक है। इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल जब बनाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो पहले कौन बने? तो फर्स्ट थे विलियम बेंटिंक, क्योंकि 1833 का चार्टर एक्ट जब आया तो बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के समय पर ही आया। तो फर्स्ट कौन बनते हैं? विलियम बेंटिंक बनते हैं और लास्ट कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। इसके बाद 1858 के शासन अधिनियम से भारत का जो वायसराय बनाया गया, तो पहला वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग बनता है और लास्ट बनते हैं माउंटबेटन। ये तो रहा भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय का क्रम कि कब किस एक्ट के माध्यम से कौन कौन से चेंजेस हुए और पहला कौन बनता है और लास्ट कौन बनता है, उसका ये पूरा चार्ट रहा है। इसको आप एक जगह पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अब चलते हैं आगे, बंगाल के गवर्नर पढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर में सबसे पहले आएंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल है वो क्या है? तो प्रथम कार्यकाल, ये 2 बार आते हैं, तो प्रथम कार्यकाल इनका क्या है? 1757 से 1760 तक है प्रथम कार्यकाल और द्वितीय कार्यकाल है 1765 से लेकर 1767 तक। इनके उपनाम भी हैं। उपनाम क्या है इनका? भविष्य का अग्रदूत और स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा जो है बंगाल के किस गवर्नर को दी गई है? तो याद रखें कि भविष्य का अग्रदूत और स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। तो इलाहाबाद की संधि किसके समय हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय में, ठीक है। फिर 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया। द्वैत शासन किसने प्रारंभ किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। एक चीज याद रखें कि द्वैत शासक के अगर जनक पूछा जाता है तो वहां पर लियोनिन कॉर्टिस है, लेकिन अगर द्वैत शासन भारत में किसने लगाया, किसने प्रारंभ किया, तो वहां पर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा आंसर, ठीक है। द्वैत शासन के जनक है लियोनिन कॉर्टिस और द्वैत शासन भारत में किसने लगाया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और इंग्लैंड जाकर इसने आत्महत्या कर ली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के किस गवर्नर ने इंग्लैंड में जाकर के आत्महत्या कर ली थी, तो याद रखिए वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, रॉबर्ट क्लाइव है। इसके बाद है आगे हेनरी वेंसिटार्ट, जिनका कार्यकाल क्या है? 1760 से 1764 तक। इनके समय में कोई बहुत विशेष कार्य नहीं हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था इनके समय में
तो एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध। पूछा जाता है बक्सर का युद्ध किसके समय में हुआ था? उस समय जो है बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हेनरी वेनस्टार्ट थे, जिनका कार्यकाल क्या है? 1760 से 1764 तक। नेक्स्ट है हैरी वेरेलस्ट, जिनका कार्यकाल है 1767 से लेके 1769 तक, और इनके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हैरी वेरेलस्ट थे। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 के बीच हुआ था। फिर है जॉन कॉर्टियर, जिनका कार्यकाल है 1769 से 72 तक। इनके समय कोई विशेष कार्य ऐसा नहीं हुआ था, इनका सिर्फ आप कार्यकाल ही याद रखें या क्रम याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। फिर है बंगाल के गवर्नर जनरल, ये थे बंगाल के गवर्नर। अब है आगे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, जिनका कार्यकाल क्या था? 1772 से 1785 तक था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, किसके समय पे आया? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। और बंगाल का ये अंतिम गवर्नर भी बना। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है। और अगर पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। ठीक है। और बंगाल में जो है द्वैत शासन की समाप्ति भी की इसी ने। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग का मुकदमा लगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग का मुकदमा चला था वो कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। इसके बाद 1781 में कोलकाता में पहले मदरसे की स्थापना करवाई। 1781 में, ईयर भी याद रखें, और कोलकाता में। तो पहला मदरसा कहाँ स्थापित हो रहा है? कोलकाता में। और किस ईयर में? 1781 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ इसी के टाइम पे। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि 1782 में इसी के शासनकाल में संपन्न हुई। तो ये रहा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे हुए महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद नेक्स्ट है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका समय है 1786 से लेकर 93 तक और 1805। ठीक है। पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक सेवा की नींव रखी थी और कॉर्नवालिस ने इसे आधुनिक और तर्कसंगत बनाया। इसलिए कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू हुई, और किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। 1790-92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। 1790 से 92 के बीच में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ इसी के कार्यकाल में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में इसी के समय हुई। और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी कब्र है, ये देख सकते हैं आप, ये है इसकी कब्र, और ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए वो ये रहे। इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल क्या है? 1798 से 1805 के बीच। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी और संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त किया जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है? पूछा जाता है क्वेश्चन कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो हैदराबाद है। कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने की। स्वयं को बंगाल का शेर कहा, इसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा। और 1799 में टीपू सुल्तान की जब मृत्यु होती है तो इसी के कार्यकाल में हुई थी। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन से थे, इनका क्रम पूछा जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है, अगर आप चाहें तो इससे रिलेट कर सकते हैं। ट्रिक है कि हम तो आप भरोसे, यानी कि हमसे हा से हैदराबाद है, माँ से मैसूर है, ता से तंजौर है, आ से अवध है, पा से पेशवा और भरोसे यानी भा से भोसले है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और भोसले, ये इनका क्रम है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले ये राज्य हैं, इसी क्रम में इन्होंने स्वीकार किया था। सबसे पहले किसने? तो हैदराबाद ने, ये भी याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका कार्यकाल है 1828 से 1835 के बीच। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? बंगाल का, पहले हमने पढ़े बंगाल के गवर्नर, फिर पढ़े बंगाल का गवर्नर जनरल, अब है भारत के गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना।
राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्र में फैली थी। इसकी समाप्ति के लिए बेंटिक ने कर्नल स्लीमन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 में ठगी प्रथा का अंत कर दिया था। इसलिए इसने अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण कार्य है जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुए हैं और इन जो कार्य हुए हैं इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि सती प्रथा का जो अंत है वो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ 1829 में। ठगी प्रथा का अंत 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, जिसका कार्यकाल है 1835-36। 1 वर्ष के कार्यकाल में मेटकॉफ ने प्रेस से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो याद रखें लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, जिसका कार्यकाल है 1835 से 36, 1 वर्ष के लिए। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड, जिसका कार्यकाल है 1836 से लेकर के 42 तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसके समय पे होता है और कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी इसी ने करवाई थी। किसने? ऑकलैंड ने। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो लॉर्ड ऑकलैंड के समय पर होते हैं। इसके बाद है लॉर्ड एलनबरो। एलनबरो का कार्यकाल है 1842 से लेकर के 1844 तक। भारत में दास प्रथा का अंत किया गया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसके समय पर कि भारत में दास प्रथा का अंत किया गया। किसके समय पर किया गया? किस गवर्नर जनरल के टाइम? तो लॉर्ड एलनबरो के समय पर किया गया। ये महत्वपूर्ण कार्य है इसके समय का। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल है 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के समय भारत में पहली बार 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल चलाई गई थी। इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी और किस गवर्नर जनरल के समय पर? तो लॉर्ड डलहौजी के समय पर चली थी और कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 ईस्वी में। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। वुड डिस्पैच जो है 1854 में आता है और किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय पर। 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अर्थात राज्य हड़प नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। डलहौजी द्वारा जो विलय किए गए राज्य थे वो ये थे, इस चार्ट में मैंने लिखे हैं, इनका क्रम भी वैसे ही लिखा है, उनकी ईयर भी जिस तरह से, जैसे कि पहले है सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली को 1855 में और अवध को कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में इसने विलय किया। तो ये रहे डलहौजी के समय पर हुए महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद नेक्स्ट है भारत के वायसराय। भारत के वायसराय में पहले कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग है अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय बने। आपको पता है कि 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय पर होती है और 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो आता है भारत शासन अधिनियम, उसी के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा पहले वायसराय बने। कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। पूछा जाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1856 में। और किस वायसराय के समय पर? तो कैनिंग के समय पर। कोलकाता, मुंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना इसी के समय पर होती है। डलहौजी के हड़प सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। किसने? कैनिंग ने। डलहौजी का जो हड़प सिद्धांत था उसे समाप्त किया गया कैनिंग के समय पर। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित होता है और 1861 में भारतीय दंड संहिता की स्थापना भी कैनिंग के समय पर होती है। 1858 में भारत शासन अधिनियम द्वारा मुगल पद भी समाप्त कर दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो लॉर्ड कैनिंग के समय पर हुए। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो, जिसका कार्यकाल है 1869 से 72 तक। मेयो के समय भारत में प्रथम जनगणना 1872 में की गई। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई और किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की।
इसने 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में मेयो की अंडमान निकोबार में एक अफगान द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी गई। यह पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में की गई थी। तो पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार में किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी, उसी के ऑफिस में जाके हत्या कर दी गई थी। तो कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। ठीक है, ये थे लॉर्ड मेयो के समय पर हुए महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद अगला है लॉर्ड लिटन, जिसका कार्यकाल है 1876 से लेकर के 80 तक। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पर पारित हुआ? तो लिटन के समय पर हुआ। कब? 1878 में। 1878 में पारित हुए भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए इसने लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। ये दो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो लॉर्ड लिटन के समय पर हुए 1878 ईस्वी में। उसके बाद जो आते हैं वो हैं रिपन, जिनका कार्यकाल है 1880 से लेकर 1884 तक। 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। क्वेश्चन अगर पूछे कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो 1881 ईस्वी में होती है। लेकिन अगर पूछता है कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो वो 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना की शुरुआत अगर पूछता है तो रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई 1881 ईस्वी से। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित होता है। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लिटन ने पारित किया था उसको समाप्त कर दिया। किसके समय में समाप्त हुआ? तो रिपन के समय में समाप्त हुआ, वो भी 1882 ईस्वी में। 1883 में इल्बर्ट विल पारित होता है। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद अगला है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक। इसी समय 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। या फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। दोनों नाम अलग अलग हैं, दोनों का संदर्भ अलग अलग है, याद रखें। ये रहा डफरिन के समय का महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद है लॉर्ड कर्जन। कर्जन का कार्यकाल क्या है? 1899 से लेकर के 1905 तक कर्जन का कार्यकाल है। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की कर्जन ने। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो 1905 में बंगाल का विभाजन इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। क्वेश्चन पूछते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में की गई? तो कर्जन के समय पर की गई। कब? 1904 में। इसके बाद अगला है लॉर्ड मिंटो सेकंड। मिंटो सेकंड 1905 से 1910 तक इसका कार्यकाल है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है इसी के समय पर। और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, वो इसी के समय पर होता है। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? मिंटो सेकंड था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जिसका कार्यकाल है 1910 से लेकर के 1916 तक। हार्डिंग का कार्यकाल है 1910 से 1916 और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की जाती है। याद रखें, दिल्ली बनाई नहीं गई, दिल्ली बनाने की घोषणा होती है। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा होती है और 1912 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर होकर यानी दिल्ली बना दी जाती है। कब? 1912 में। 1914 में इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग सेकंड था। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल है 1916 से लेकर के 1921 तक। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल के समय हुआ? तो चेम्सफोर्ड था उस समय वायसराय। 1919 में रॉलेट एक्ट भी इसी के समय पारित होता है और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी होती है। ये सारे ही कार्य जितने लिखे हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई जब, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड
रीडिंग। रीडिंग का कार्यकाल है 1921 से लेकर 1926 तक और इसी के समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ और किस वायसराय के कार्यकाल के समय हुआ? तो रीडिंग के समय पर हुआ। फिर है लॉर्ड इरविन, जिसका कार्यकाल है 1926 से लेकर 1931 तक और इरविन के समय फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इरविन के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आता है। कब आता है? तो फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में ही हो गया था, लेकिन भारत आगमन इसका फरवरी 1928 में हुआ। महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था इरविन। ठीक है। इसके बाद 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्थगित हुआ। तो दोनों पॉइंट याद रखें, गांधी इरविन समझौता हुआ उस समय वायसराय था इरविन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्थगित हुआ उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। ये इरविन के समय के मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो इरविन के समय पर हुए। उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन, जिसका कार्यकाल है 1931 से लेकर के 1936 तक। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 को ही गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। भारत शासन अधिनियम जो है, भारत शासन अधिनियम 1935 भी इसी के समय पारित हुआ। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है वेलिंगटन के समय के, जो पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय पे। फिर है लॉर्ड लिनलिथगो, जिसका कार्यकाल क्या है? 1936 से 1943 तक। वायसराय के तौर पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो लिनलिथगो का रहा। कितना? 1936 से लेकर 1943 तक ये वायसराय रहा। प्रथम आम चुनाव 1936-37 इसी के दौरान संपन्न कराए गए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। ये कार्य किसके समय पर हुए? लिनलिथगो के समय पर हुए। एक इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछा जाता है भारत का वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो था। ठीक है, ये लिनलिथगो के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके बाद अगला है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल है 1944 से लेकर के 1947 तक। 1945 में शिमला समझौता लॉर्ड वेवेल के समय पर होता है। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 को स्वतंत्रता देने की घोषणा की गई। पूछा जाता है जब एटली ने स्वतंत्रता देने की घोषणा की उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। ठीक है, इसके बाद है माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 इनका कार्यकाल है। भारत का अंतिम वायसराय है ये, भारत का अंतिम वायसराय है ये। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। इसी के समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा की घोषणा होती है इसी समय। तो ये है माउंटबेटन के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद अगला है जो वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका कार्यकाल है 1948 से लेकर 1950 तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल हैं ये। पूछा जाता है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहां पर हो जाएगा आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो चक्रवर्ती गोपालाचारी, राजगोपालाचारी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अंगीकृत किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। तो पूछा जाता है संविधान पूर्णतः जब लागू हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। जो भी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1905 में वायसराय किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? यानी बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो कर्जन था। राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी कर्जन। SSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स डैश में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। यानी जो हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कब बने? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है, पहले गवर्नर था और गवर्नर जनरल का पद जब बना तो किस एक्ट से बना था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने।
फिर राज्य हड़प सिद्धांत की नीति किसने तैयार की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति जो है डलहौजी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन के दौरान इनमें से कौन भारत का वायसराय था? गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन। फिर है नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक ने। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय रेलवे लाइन की शुरुआत की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत जो की गई डलहौजी के समय पर हुई थी। यूपीपीसीएस 2011, एमपीपीएससी 2014 का पूछा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग था। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कैनिंग था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बनेगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि भारत के जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन ऑप्शन में माउंटबेटन नहीं दिया गया है। और भारत के अगर पहले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाता है तब होगा सी राजगोपालाचारी, लेकिन यहाँ पर भारतीय गवर्नर जनरल का जिक्र नहीं किया गया है और ना ही ऑप्शन में माउंटबेटन का नाम दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एमपी हाई कोर्ट 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस समय हुआ था? 1919 में। उस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। फिर है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय पे हुई थी। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।